नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आज की क्लास का प्रारंभ करती हूँ। आप इसे एक शंखनाद के रूप में समझ लीजिए, क्योंकि शंखनाद का मतलब होता है किसी तैयारी के आगाज का, एक तरह से शंख बजाना, बिगुल बजाना। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों का संबल चाहती हूँ, क्योंकि आप विश्वास बनाए रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ने में प्रेरित होंगे। और मेरे द्वारा जो भी मुझसे कुछ भी मदद जो भी हो सकती है, वो सब यहाँ पर आपके विश्वास से ही प्रोवाइड करवाई जा सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, हिंदी, खासकर यूपी टीजीटी, पीजीटी या एलटी की संभावित हैं, होने वाली हैं, उनकी तैयारी के लिए मैंने आपको एक रूपरेखा बना के दिखाई थी। उसी को वास्तविक रूप देते हुए आज की ये पहली क्लास हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर है, जिसमें हम आज इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। और उनके पहले आपको हम यहाँ पर एक विषय सूची दिखा देते हैं, जो कि आप हमारी इस जो कि एक तरह की क्लास हम शुरू करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी बेस, तो उसमें क्या क्या रहने वाला है। तो ये उसकी विषय सूची है, जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन नामकरण आएगा। फिर आदिकाल से संबंधित जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति आदि आदि, ये सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। भक्ति काल में निर्गुण सगुण 2 पार्ट जो हुए हैं, उन दोनों पार्ट के अंदर जो 2-2 पार्ट दिए गए हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इन सभी पर प्रश्नोत्तरी रहेगी। यानी कि पूरा आपका ये टीजीटी का पीजीटी का सिलेबस है, और उसी के आधार पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। रीतिकाल है, आधुनिक काल है, हिंदी का गद्य साहित्य जहाँ से प्रश्न बनते हैं, अन्य विधाओं से प्रश्न बनते हैं, काव्य संप्रदाय पर विचार करेंगे, हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी बिंदुओं पर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेशज, संकर शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, विराम चिन्ह, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, जो कि आपके व्याकरण के पोर्शन में पूछे जाते हैं, उन सभी से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर लेंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि लगभग 7000 प्रश्नों की श्रृंखला हम ये चलाएंगे, और इसमें जो भी प्रश्न व्याख्यायित करने वाले होंगे उन्हें हम व्याख्यायित भी करेंगे, और बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से ये 7000 के लगभग प्रश्न आपको यहाँ पर हल कराए जाने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण में भी रहेगी संधि समास, शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद, जो कि आपकी इस परीक्षा से संबंधित कोर्स में दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है, वही है। और संस्कृत साहित्य से संबंधित जो कि कभी आप में 8 या 9 जो भी लगे हैं, उन सभी के बारे में, प्लस मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस छंद अलंकार, भाषा विज्ञान, पत्र पत्रिकाएँ, पुरस्कार और बाकी विविधा के अंतर्गत इन सभी टॉपिक से मिले जुले प्रश्न। इसके साथ साथ विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। इन सभी को हम एक एक करके, जब परीक्षा आने वाली होगी, यानी कि तिथि निर्धारित हो जाएगी, तब इन सभी को आपको सॉल्व करवाएंगे उत्तर सहित, यानी कि व्याख्या सहित उत्तर देंगे। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अब हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें 1 से लेकर के 50 प्रश्न आज हम हल करेंगे। इन 50 प्रश्नों से जो आपका लेखन की परंपरा का सूत्रपात हुआ है, वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कितनी प्रमुख पद्धतियां हैं? ये हमारा पहला प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, और इन ऑप्शन को आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हमारे आंसर बोलने से पहले, और उसके बाद में हम अपना आंसर दिया करेंगे। यानी कि अगर आप अपने आप को भी चेक करना चाहते हैं, अगर आपने पहले से थ्योरी पढ़ रखी है, चेक करना चाहते हैं, तो पहले आप अपने आंसर को दे दीजिए। और अगर ये वीडियो, क्योंकि मेरी आदत थोड़ा स्पीड में बोलने की, सभी लोग परिचित हैं इस आदत से, मैं इसको बदल नहीं पाती, तो स्पीड अगर आपको कहीं अवरोधक हो रही है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना आंसर दे दीजिए, और फिर आंसर सुन लीजिए कि कौन सा है।
चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कितनी प्रमुख पद्धतियाँ हैं? हमारा सही ऑप्शन होगा डी, 4 प्रमुख पद्धतियाँ मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी, डी ऑप्शन गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार दला लितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखी? ये सभी कॉमन प्रश्न हैं, आप सभी को लगता होगा ये क्या बताया जा रहा है, लेकिन कभी भी जब हम शुरुआत करते हैं तो जो बेसिक प्रश्न होते हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं करते। तो इन सभी को ले रहे हैं क्योंकि एक सिलेबस पर आधारित पूर्ण रूप से ये किताब है और इस किताब से हम, क्योंकि इस किताब का नाम हमने थंबनेल में दे रखा है, हिंदी सम्यक समाधान के नाम से मार्केट में उपलब्ध है और उसी किताब से हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। ये फ्रेंच भाषा यानी कि ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इस्तवार दला लितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? तो ये यहाँ पर सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, 2 भागों में। अगला प्रश्न है, इस्तवार दला लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक के भागों का प्रकाशन वर्ष क्रमशः है, यानी कि 2 भाग जो प्रकाशित हुए उन दोनों भागों का प्रकाशन वर्ष कौन कौन सा है, जो कि विकल्प में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। पहला भाग इसका 1839 में और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के 2 भागों का प्रकाशन वर्ष क्रमशः 1839 और 1847 दिया गया है। अगला प्रश्न है, तासी की पुस्तक, बार बार इसका हम नाम ले रहे हैं, आपको याद भी हो जाएगा। तासी की पुस्तक का नाम क्या है, यानी ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस्तवार दला लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी कहाँ से मुद्रित है? तो ये प्रश्न बनता है, इसका ऑप्शन सही होगा डी, पेरिस से। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? तो कुल कितने कवि हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 738। अगला है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि हैं? अब क्योंकि इन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों प्रकार के कवियों को लिया है, हिंदी के इनके ग्रंथ में 72 कवि हैं और बाकी सभी जो 738 ऊपर दिए गए थे, बाकी अन्य जो है उर्दू के कवि हैं। तो यहाँ पर हिंदी के जो कवि पूछे गए हैं उनकी संख्या है 72। अगला प्रश्न है, हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है ये तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है जो कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। आगे ये प्रश्न आएगा भी, आप देख सकेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ पूछा गया है जो कि है भाषा काव्य संग्रह। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद देखने को मिलता है, लोकापवाद देखने को मिलता है कि 2 ग्रंथ यहाँ सामने आते हैं, एक शिव सिंह सरोज और एक भाषा काव्य संग्रह। तो काफ़ी लोगों को ये लिखा हुआ मिलता है अलग अलग पुस्तकों में कि शिव सिंह सरोज जो है वो पहला हिंदी साहित्य में लिखा गया पहला ग्रंथ है जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है, लेकिन उससे पहले भी हमें भाषा काव्य संग्रह मिलता है जो कि महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है। तो इसके प्रकाशन वर्ष पर हम आगे के प्रश्नों में बात करेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के ग्रंथ हिंदुई साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। अगला प्रश्न है, तज़किरा ई शुअराई हिंदी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डी ऑप्शन, मौलवी करीमुद्दीन। अगला है, तज़किरा ई शुअराई हिंदी ग्रंथ में कितने लेखकों का वर्णन है? इसमें जो मौलवी करीमुद्दीन ने इतिहास ग्रंथ लिखा है, इसमें कितने लेखकों को लिया गया है? ये हैं 1004, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। अगला है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया था किंतु नामकरण नहीं किया गया? तो ये कौन सा ग्रंथ है जिसमें कि सबसे पहले कालक्रम का ध्यान रखा गया लेकिन नामकरण नहीं किया गया? मतलब ऐसे तरीके से किया गया कि विभाजन तो हुआ लेकिन उन कालों को कोई नाम नहीं दिया गया। ऐसे ही विभाजन का ध्यान थोड़ा सा एक तरह से नया कुछ किया गया। ये था तज़किरा ई शुअराई हिंदी। अगला है, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो ये है भाषा काव्य संग्रह और इसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। अगला प्रश्न पूछा गया भी है कि भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो महेश दत्त शुक्ल हैं।
अगला है महेश दत्त शुक्ल रचित इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1873। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर और हमारा 18वां प्रश्न है नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित ग्रंथ है। कौन सा है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका, भाषा काव्य संग्रह, इनमें से बताना है आपको। तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित ग्रंथ इसमें है भाषा काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। अब देखिए यहाँ प्रश्न की प्रकृति को ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ, यानी कि ये नहीं पूछा गया कि हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ, दूसरे में ये नहीं आएगा, ये तीसरे में पहुंच जाएगा क्योंकि भाषा काव्य संग्रह इससे पहले प्रकाशित हो चुका था। तो यहाँ पर इसे हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जो कि शिव सिंह सरोज है। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। इसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो इसमें 838 कवि हैं। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये मिलता है 1883 में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे जितने भी ग्रंथ अभी तक हुए हैं ये सब चीज़ें आपने शुरुआत में जब हिंदी की तैयारी करना शुरू किया होगा तभी पढ़ लिया होगा और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हुई जा रही होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। तो किस ग्रंथ का प्रकाशन जो हुआ, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में सबसे पहले कौन सा ग्रंथ इसमें से प्रकाशित हुआ था? वो था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये सही उत्तर यही है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? 952 कवि हैं इसमें। पहला विकल्प आपका सही होगा। 952 कवियों को इसमें लिया गया है। और ये सभी प्रश्न आपको एक तरह से जो इतिहास ग्रंथ यानी इतिहास लेखन की परंपरा रही है उसमें महत्वपूर्ण जो ग्रंथ रहे हैं उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो इनको अपने पास चाहे नोट डाउन करते रहें या आपके पास जो भी बुक है उससे मिलान भी कर लें कि इसमें और उसमें ज़्यादा कहीं कोई अंतर तो नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है 26 हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन किशोरी लाल गुप्त ने किया। प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से जो ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसे किशोरी लाल गुप्त ने अनुवादित किया। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। प्रथम इतिहास जो किशोरी लाल गुप्त ने प्रकाशित किया उसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, जो कि ए विकल्प सही है 1957। अगला है ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों और लेखकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? किस प्रकार से ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो इन्होंने किया है कालक्रमानुसार। किस विद्वान ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया? तो इसका भी सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये किया, यानी संस्कृत, प्राकृत, अरबी फारसी, उर्दू को हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए पृथकीकरण किया है। अगला प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल मानने वाले विद्वान हैं कौन हैं? तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है असंगत कथन का चयन कीजिए।
इसमें आपको असंगत कथन का चयन करना है। चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद ही असंगत कथन का चयन किया जा सकता है। तो पहला विकल्प देख लेते हैं, गारसा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। क्या ये सही है या गलत है, आप अपने हिसाब से इसमें सोचिए। अब बी ऑप्शन है, मिश्र बंधु विनोद में कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया गया है। सी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने विधेयवादी पद्धति के अनुसार अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। डी है, नलिन बिलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्यकार माना। साहित्य का इतिहास दर्शन जो कि 1960 है, उसके आधार पर यहाँ पर दिया गया है। इनमें से असंगत कथन कौन सा है? तो असंगत कथन यही है, नलिन बिलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्यकार माना है। तो ये यहाँ पर असंगत कथन है, बाकी सभी जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो 3 भाई हैं, आप जानते हैं मिश्र बंधुओं में 3 भाई आते हैं। उन 3 भाइयों के नाम गया, सुख, श्याम, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो कृष्ण बिहारी मिश्र यहाँ जो ऑप्शन में हैं वो नहीं आते हैं। देखिए, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ज़्यादा ट्रिकी यहाँ पर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लेकर के उनके सही आंसर को बता रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने आएंगे, नज़रों के सामने आएंगे, तो आप जो है एक आत्मविश्वासी प्रवृत्ति के होंगे, यानी कि हमने इन सभी प्रश्नों को टच किया है, पढ़ा है, इनके बारे में सुना है या इनको प्रैक्टिस सेट के रूप में हल किया है। तो आपको अच्छी तैयारी करने का एक माध्यम यहाँ पर मैं प्रदान करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी तैयारी को करते भी जाएं, प्लस जिनकी हो चुकी है वो चेक भी करते जाएं। तो कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते। अगला प्रश्न है, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सी रही जिसमें कि लगभग लेखकों ने इस पद्धति को अपनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। 33 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ये कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? तो इसमें भी सही ऑप्शन होगा ए, विधेयवादी पद्धति के संबंध में ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का प्रयोग किया है। कौन कौन सी इसमें दिया गया है और कूट के माध्यम से ये उत्तर आपको देना है। तो कूट क्या है देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज कविवृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कविवृत्त संग्रह, मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। सही युग्म का चयन यहाँ पर करना है। तो सही युग्म का चयन यहाँ पर है केवल 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों ही सही हैं। शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह माना है रामचंद्र शुक्ल ने, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह माना है और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह माना है। शुक्ल के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन करना है। असंगत युग्म यहाँ पर कौन सा होगा? तो भाषा काव्य संग्रह मिश्र बंधु, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FE के, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन, यानी कि भाषा काव्य संग्रह। नोट में भी यहाँ पर दिया गया है कि भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल रचित साहित्य इतिहास संबंधी हिंदी भाषा में लिखित प्रथम ग्रंथ है। तो यहाँ पर मिश्र बंधु न होकर के महेश दत्त होना चाहिए था, ये असंगत है। अगला प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं, ये किसने कहा है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर मनेजर पांडे, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। ये किसका कहा हुआ है? तो यहाँ पर सही विकल्प है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है, शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार है। क्या नामकरण है? तो यहाँ पर उत्तर है बी ऑप्शन, प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। ये किस इतिहासकार का कथन है? कॉलिंगवुड, हीगल, विको, मार्क्स। पाश्चात्य इतिहासकारों के
का नाम यहाँ पर रखा गया है। इनमें से किसका है? तो ये है कॉलिंग वुड। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। स्थापना तर्क से संबंधित प्रश्न है जो कि आपके हिंदी नेट में खासकर पूछे जाते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी के साथ नेट भी दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में त्रुटियां हैं, स्थापना ये कह रही है, जिसे हम ए के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तर्क है आर, इन्होंने कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति अपनाई है। तो इसमें क्या सही क्या गलत? ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, इस तरह से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही, ए और आर दोनों सही हैं। यानी कि मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में त्रुटियां हैं, ये सही है। इन्होंने कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति अपनाई है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? काल विभाजन का पहला प्रयास किसके द्वारा हुआ है? ये उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? सबसे ज़्यादा विकसित पद्धति कौन सी है? तो ये है वर्णानुक्रम पद्धति। कई इतिहास लेखकों ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? 43 नंबर का ये प्रश्न है, ये किसने किया? तो ये किया है बी ऑप्शन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये सभी को पता है क्योंकि रचना का नाम ही ऐसा है। तो इसके नाम से आप नाम तुरंत गैस कर लेंगे, मिस्र बंधु। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? 45 नंबर का ये प्रश्न है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 4 भागों में विभक्त है। देखिए, आप लोगों को अगर कोई भी तरह की कोई समस्या इन प्रश्नों में आती है तो अपना जो उत्तर है, जो कि आपको कोई भी डाउटफुल लगता है, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और प्रयास हमारा यही है कि कोई भी उत्तर आप तक गलत ना पहुँचे। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1913। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1913। अगला है, मिस्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ इनका सी ऑप्शन 1934 में। यानी कि 3 जो हुए थे वो 1913 में हुए थे और जो चौथा हुआ वो 1934 में हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में किस ग्रंथ का सर्वोत्कृष्ट स्थान है? तो आप जानते ही हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो इस ग्रंथ यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट स्थान इस ग्रंथ का माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस साहित्य इतिहासकार का ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस प्रश्न को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से ग्रंथ प्रकाशित हुआ था पहले, वो कौन सा है? शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य, इनमें से कौन सा? तो पहला ऑप्शन आपका सही है, शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे आप लोगों ने अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि हिंदी साहित्य का विकास के नाम से पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है? इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 1000 कवियों को शामिल किया गया। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद के 51 से लेकर के जो भी प्रश्न इस कालखंड में हैं, यानी इस लेखन परंपरा में आते हैं, इनको हम कल की क्लास में रखेंगे और आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग लाइव सेशन में ज़रूर उपस्थित रहेंगे। आज तो हम लाइव नहीं कर रहे, लेकिन हम कल प्रयास करेंगे लाइव रहने का। और ये वीडियो आपको जिस भी टाइम पे आज मिली है उसी टाइम पे आपको कल भी मिलेगी। तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर करना इसको ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और प्लस अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से, खासकर फ्री क्लासेस के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायक होने वाली हैं। सभी से आग्रह है। और इसके बाद हम
कल की रूपरेखा आपको दिखा देते हैं। ये सारे प्रश्न हैं जो कि आपको कल की क्लास में मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।